एक क्या नाम बताया? NCERT। फिजिक्स के पेपर में कहाँ कहाँ से आता है? एक ही जगह से आता है, नाम बताइए। NCERT। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जहां पे हम लोग हमारी NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं आप लोग को एकदम डिटेल में तगड़ी वाली NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज कवर अप करा रहा हूँ, जिसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक के मैंने सभी वीडियोस को कवर अप करवा दिया हूँ। एक एक वीडियोस के अंदर कंप्लीट चैप्टर डिटेल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई बटन पे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो वहां से जाके देख सकते हो। इन सब के अलावा आप में से काफी सारे लोग को डाउट आते रहते हैं कि भैया जो NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज फिजिक्स के आप कवर अप करा रहे हो, ये किन के लिए बेनिफिशियल है? तो याद रखना, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आप क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, या आप जेई या फिर नीट एग्जामिनेशन के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब जो 12th का लेवल है वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे। तो उसके लिए आपको NCERT पढ़ना जरूरी है। और जेई और नीट के लिए तो कंपलसरी रहता है कि आप लोग को NCERT पढ़ना है, बिकॉज उसमें से काफी सारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए निकल के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो आप लोग के लिए रहेगा, मैग्नेटिज्म का चैप्टर रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस आप लोग के लिए प्यारे वे में हमेशा आते रहते हैं। तो आप लोग को इस प्यारे से चैनल पे आप लोग को प्यारा कंटेंट हमेशा मिलते रहा करेगा। तो अगर आप लोग क्लास 12 की हो तो मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ, हाल ही में मैंने मेरा बैच नंबर 1 स्टार्ट किया हूँ क्लास 12 के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो अपनी घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन करना फिजिक्स की, तो 4 to 5 मंथ के अंदर मैं आप लोग की पूरी कंप्लीट फिजिक्स की डिटेल प्रिपरेशन करवा के देने वाला हूँ 2024-2025 के लिए। तो सभी क्लासेस को आप लोग अटेंड कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन से, जो आप लोग को प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगी। जो लोग लैपटॉप में अटेंड करना चाहते हैं वो लोग मेरी डायरेक्ट वेबसाइट zakisaudagar.in पे जाके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। याद रखिएगा, ये डिटेल कोर्स है और लाइव फॉर्म में आप लोग के हो रहा है। इन सब की रिकॉर्डिंग्स आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी, जो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकती है। साथ में आपको मेरे क्लास 12 के प्रीमियम नोट्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो अभी तक क्या आप लोगों ने पढ़ते हुए आए थे कि चार्ज रेस्ट पे है, उसको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में पढ़े। चार्ज मूव करने लग गया, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, उसको आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़े। अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो ये है कि एक मूविंग चार्ज की वजह से किस तरीके की मैग्नेटिज्म देखने को मिलती है, वो हम लोग समझने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पोर्शन में से आगे बढ़ने से पहले, भैया मेरे को सर्दी हो चुकी है, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी दबी दबी आएगी, एडजस्ट कर लेना यार। और इसलिए मेरा चेहरा भी उतरा हुआ दिख रहा होगा, तो एडजस्ट कर लो यार आज के दिन बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के इंट्रो पोर्शन को। तो इंट्रो पोर्शन में अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लगभग 2000 साल पहले से हम लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं जानते हुए आ रहे हैं, बट इन दोनों के बीच के इंटर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग को 200 साल पहले ही पता चला है कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिज्म बन सकता है, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। इसके बारे में हमको पता चला था ऑस्टेड भैया के एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑस्टेड ने बेसिकली करे क्या थे, एक लंबा सा वायर लिए जिसमें करंट दौड़ रहा था, और उस करंट कैरिंग वायर के बाजू में कंपास को रख लिए थे। और उन्होंने ऑब्जर्व करे, जब जब करंट वायर से दौड़ते हुए देखने को मिल रहा था, कंपास डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा था। और जब स्पेसिफिकली वायर में करंट नहीं दौड़ रहा था तो कंपास में किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन हमें शो नहीं हुआ। और ऑब्वियसली बात है, कंपास डिफ्लेक्ट तभी हो सकता है जब उसके अराउंड में कोई मैग्नेटिक फील्ड उसे इन्फ्लुएंस कर रही होगी। तो ऑब्वियसली बात यही हुई कि वायर के अराउंड में भी आप लोग को एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही होगी, जो उस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन पैदा कर रही थी। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था तो उस टाइम पे ये समझा गया कि मान लो यहाँ पे आप लोग को वायर है और इसके पास में आपने कंपास को रखी है, तो कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरी जगह पे रखे तो फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तीसरी जगह पे रखे तो फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे करके ना आप लोग को एक टेंजेंशियल डायरेक्शन देखने को मिली। और यहां से हमें यह पता चला कि करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो कंपास डिफ्लेक्ट हो पा रहा था। तो ये दोनों तरीके से देखा गया था। जब करंट इस तरफ दौड़ रहा था तो डिफ्लेक्शन दिखा, और इसके अपोजिट में जब करंट दौड़ना चालू करा तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करे कि डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट इन डायरेक्शन में हो गया। इससे हमें यह समझ में आया कि करंट की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और वो हमें डिफ्लेक्शन में शो करा था कंपास के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग NCERT ने ये लिखा हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें करंट बहुत ज्यादा हाई रहना चाहिए, और जो स्पेसिफिकली वायर है उसके बहुत ज्यादा करीब में आप लोग को कंपास को रखना है, तभी आप लोग को ये चीजें देखने को मिलने वाली है। और वही चीज अगर हम लोग डायरेक्शन रिवर्स कर दे करंट का, तो जो ओरिएंटेशन है निडल का वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ऑस्टेड भैया ने कंक्लूड ये करे कि एक मूविंग चार्ज अपने अराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। भैया कैसी बात कर रहे हो, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने तो ये बताया कि एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आप ये कैसे कह
कह सकते हो कि ऑस्टेड नहीं है, कहा मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अरे मुझे एक बात बताओ, करंट दौड़ रहा है मतलब क्या, उसके अंदर ढेर सारे चार्जेस ही तो मूव कर रहे हैं। करंट प्रोड्यूस कब होता है, जब चार्जेस टी टाइम में दौड़ना चालू करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं मूविंग चार्जेस की वजह से उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसके आगे अगर आप लोग पढ़ो, इन 1864 द लॉ ओबे द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड बाय हु रियलाइज्ड दैट लाइट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मैक्सवेल भैया ने चैप्टर नंबर 8 में आप लोग को अच्छे से समझाया। तो वहां पे ईएम वेव चैप्टर पढ़ोगे जहां पे आप लोग को पूरी कथा कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है आप लोग के लिए, बिकॉज एक डेडिकेटेड चैप्टर नंबर 8 आप लोग को देखने को मिलने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां से आपको ये समझ में आएगा कि एक ऐसे टाइप की वेव्स होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की वेव साथ में प्रोपोगेट करते हुए आगे बढ़ती है, जिसको आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन पोर्शन में कि आप लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हो कि मूविंग चार्ज की वजह से किस तरीके से आप लोग को मैग्नेटिज्म देखने को मिलने वाला है, क्या होगा। इसी के साथ साथ आप लोग को ये भी बताया गया कि यहाँ पे कुछ डिनोशंस दिए जाएंगे कि हो सकता है आप लोग को ऐसा डॉट बना दे और बोले कि मैग्नेटिक फील्ड है, या ऐसा आप लोग को डॉट बना दे और बोले कि ये करंट है, या आप लोग को बोलते हैं कि क्रॉस में यहाँ पे करंट दिखाए या क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे ये समझना हमेशा जब भी आप क्रॉस लगाओगे इसका मतलब इनवर्ट है वो चीज। कौन सी चीज, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है या करंट। और अगर डॉट बना दोगे इसका मतलब आउटवर्ड आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये डायरेक्शन को डिनोट करने का तरीका है, क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। तो यही चीज आप लोग को यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखी हुई है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इन सब के अलावा अगर आप लोग क्लास 12 से हो तो एक छोटा सा आप लोग को सजेशन देना चाहता हूँ। देखो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग को यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस को कवरअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है चैप्टर वाइज। तो इसके लिए मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आप लोग को फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक के सभी क्वेश्चंस बहुत प्यारे वे में कवर अप करके दिए गए हैं। और इसके अंदर आप लोग को कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादातर अच्छे तरीके से फोकस किया गया। इसके अलावा सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ढेर सारे एमसीक्यूज, ये सभी को आप लोग को प्रिपेयर करके दिया गया 2024-2025 के अकॉर्डिंग। तो एक बेहतरीन सी बुक है क्लास 12 की प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो अभी जाएं इसको परचेज करें। ओसवाल गुरुकुल की तरफ से आप लोग को बुक मिल रही है। और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू परचेज करते हो तो स्पेशल 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी जाएं और फायदा उठाएं। अगला जो आप लोग का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में यहाँ पे समझाने से पहले स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ने आपको ये याद कराने की कोशिश किया है कि मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप लोग को देखने को मिला हुआ है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद है E विच इज इक्वल टू F/Q होता था और F विच इज इक्वल टू QE होता था, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसी ना एक मैग्नेटिज्म का भी मैग्नेटिक फोर्स आप लोग को देखने को मिलता है। तो जो मैंने अभी आप लोग को फोर्स के बारे में बताया वो ये रहा। ऑब्वियस सी बात है ये वो फोर्स है जो कोलंबियन फोर्स है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, बट इसका एक फिजिकल रोल भी होता है, क्योंकि इट कैन कन्वे एनर्जी एंड द मोमेंटम एंड इट इज नॉट एस्टैब्लिश इंस्टेंटेनियसली बट टेक फाइनाइट टाइम टू प्रोपोगेट। अभी जो फील्ड का कॉन्सेप्ट ये फराडे भैया ने लेकर आए थे और आगे जाके मैक्सवेल भैया ने इसको बहुत अच्छे तरीके से यूनिफिकेशन के फॉर्म में समझाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के बीच के कॉन्सेप्ट को। अब वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोग को ईएम वेव के फॉर्म में मैक्सवेल भैया ने समझाया है वो एक्चुअल में टाइम वेरिंग फॉर्म में है। बट इस चैप्टर में आप लोग जो चीज पढ़ने वाले हो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे द फील्ड डू नॉट चेंज विद द टाइम, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे ये लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने को मिलती थी वो चार्जेस पे डिपेंड करती है। अगर ढेर सारे चार्ज है तो आप लोग को उसका वेक्टर सम करना पड़ता था। मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद लेना पड़ता था। तो जैसे वहां पे आप लोग सुपरपोजिशन की मदद लेते थे, सेम टू सेम मैग्नेटिज्म में भी आप लोग यहाँ पे वेक्टर एडिशन करके सुपरपोजिशन की मदद लेकर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगले पॉइंट में आप लोग को ये लिखा हुआ है कि जो स्टैटिक चार्ज होता है ये अपने अराउंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर कोई एक मूविंग चार्ज है तो वो अपने अराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इससे ये चीज सीधी सिंपल क्लियर है कि कोई चार्ज अगर स्टैटिक फॉर्म में है, रुका हुआ है, तो उस टाइम पे मैग्नेटिज्म नहीं देखने को मिलने वाली। जब तक के चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक के मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यही चीज आप लोग को एनसीईआरटी यहाँ पे क्लियरली समझा रही है। बट यहाँ पे एनसीईआरटी ने ना अच्छे से ये नहीं कहा कि यार भैया यहाँ पे तो लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, बट यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है QVB sin थीटा। एक्चुअल में इसको हम लोग
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो क्यू वी क्रॉस बी के फॉर्म में आप लोग इसको लिखते हैं। तो ये होता है आप लोग का क्या स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को या तो आप लोग कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, कुछ बुक के अंदर इस तरीके से रहता है, जो आप लोग को बेटर लगे। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स क्या होता है बेसिकली। तो इस टॉपिक में आप लोग को स्टार्टिंग में ये बताया गया कि अज्यूम करिए एक पॉइंट चार्ज है जो कि आप लोग को v वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए दिखाई दे रहा है एक ऐसी फील्ड में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में लग रही है। अब ये कैसे टाइप की फील्ड होगी, तो देखो इस तरीके की एक प्लेट लगा दी तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और यहाँ पे आप लोग को क्रॉस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है। तो आप मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप लोग को देखने को मिल रही है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इस टाइम पे इस चार्ज पे किस टाइप का फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दो टाइप की फील्ड में ये गुजर रहा है, तो एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों के नेट वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एड ऑन करा दे मैग्नेटिक फोर्स के साथ जो स्पेसिफिक चार्ज पे लग रहा था, तब आप लोग को देखने को मिलेगा लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, या फिर आप लोग क्यू वी क्रॉस बी भी रख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग को लॉरेंस फोर्स की वैल्यू देखने को मिलने वाली है। अब आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर किस तरीके से फोर्सेस लग रहे थे, क्या लग रहे थे, उसको तो समझ चुके हो, लेकिन अभी तक क्या आप लोगों ने इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अच्छे से नहीं समझे हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को जो चीज समझाया कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता था, F विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता था, या मैं कह सकता हूं F विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता था। तो ये जो स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फोर्स है डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। और इसके अलावा एनसीईआरटी ने काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑन द पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा आप लोग को अगले पॉइंट में ये बताया गया जो मैग्नेटिक फोर्स है आप लोग को वेक्टर फॉर्म में देखने को मिलता है, क्यू वी क्रॉस बी के फॉर्म में। और अगर हम लोग कहें कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे स्पेसिफिकली जीरो कब हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, भैया वो थीटा पे करेगा, क्योंकि F विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है और ये थीटा किस पे डिपेंड करता है, v और b पे। तो v और b अगर पैरेलल हो जाएंगे मतलब कि 0 डिग्री बन जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस टाइम पे आप लोग को 0 वैल्यू देखने को मिलने वाली है। तो वही लिखा हुआ है, द फील्ड इज वैनिश या बिकम 0 इफ द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। और मैक्सिमम कब होगी, ऑब्वियस सी बात है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो उस केस में आप लोग देखोगे, उस केस में होगा क्या, द फोर्स इज एक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लोगों को कभी भी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड रूल के थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हो। तो ये दो तरीके हैं आप लोग के पास, इन दोनों के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो। राइट हैंड थंब रूल याद रखना काफी ज्यादा इजी है। थंब का डायरेक्शन मान लो करंट का है और फिंगर्स जिस तरफ कर्ल हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अगर करंट इस तरफ है आप लोग का, मान लो इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी। तो दोनों में से किसी एक को करंट ले लो और उसके अपोजिट वाला मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो मान लो अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट हो गया। तो आप लोग अल्टरनेट फॉर्म में ले सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ एक यही वाली चीज। कई लोग क्या ना रट लेते हैं ऐसे कि करंट ऊपर तो कर्ल करने पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अरे भाई पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड सीधी जा रही, तो उसके आसपास आप लोग को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर्ल करके समझ में आएगा ना कि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर आप लोग को ये मेरे प्यारे नोट्स चाहिए क्लास 12 के, तो आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को गिवन है। इसके अलावा अगले पॉइंट में आप लोग को ये लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स है ना जीरो तब हो जाता है जब चार्ज मूव ही नहीं कर रहा हो, बिकॉज मैग्नेटिज्म तभी प्रोड्यूस होती है जब चार्ज मूव करता है। तो ये रहा आप लोग का यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप लोग को इक्वेशन दे दिया है जो मैं आप लोग को बहुत देर से बता रहा था, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा डिपेंड करता है v और b पे। इसके अलावा आप लोग को ये बताया गया जो मैग्नेटिक फील्ड है स्पेसिफिकली उसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, और टेस्ला एक्चुअल में काफी लार्ज यूनिट है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर ना स्मॉलर यूनिट को यूज करते हैं जो कि नॉन एसआई यूनिट है जिसको हम लोग गॉस कहते हैं। तो जो 1 गॉस है वो होता है लगभग 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर। और अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आप लोग को देखने को मिलती है, तो वो होती है 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। अगला आप लोग का टॉपिक है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है। तो याद रखिएगा आप लोग को यहाँ पे जो स्पेसिफिकली कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है आप लोग को कैलकुलेट करना है। तो अभी तक क्या आप लोग को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, बट स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एक नए एक्सप्रेशन के फॉर्म में निकल के आता है और वो होता है आप लोग का ILB साइन थीटा के फॉर्म में। अब इसको एक बार समझ लेते हैं एक स्पेसिफिक डायग्राम से, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये रहा आप लोग का एक मैग्नेट जो अपने अराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैंने क्या करा, एक ऐसा अरेंजमेंट रखा जिसके आसपास में वायर है। अगर आप उसको ऊपर से देखो तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मैंने एक प्लेस कर दिया क्या स्पेसिफिकली एक कंडक्टर को। अभी ये बैटरी से कनेक्टेड है, जैसे मैं
स्विच ऑन करूंगा तो होगा क्या, करंट इस कंडक्टर से पास होकर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है करंट इस कंडक्टर से पास होकर जाएगा। तो मुझे एक बात बताने की कोशिश करें, करंट इस तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स आप लोग राइट हैंड पाम रूल की मदद से निकाल सकते हो। तो थंब का डायरेक्शन करंट हो गया, सारी फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जिस तरफ आपका पाम है उस तरफ मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है करंट आप लोग को इस तरफ देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। तो ये कितना फोर्स लगेगा स्पेसिफिकली मैंने अभी आपको समझाया, वो होता है IBL sin थीटा या I L क्रॉस B। तो एक स्पेशल फॉर्म है, इसको याद रखना, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। ये कंडीशन याद रख लो कि अगर करंट की वैल्यू जितना ज्यादा आप लोग प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स ना डिपेंड करता है जो कंडक्टर है क्या वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम लगेगा, अगर कॉम्पोनेंट में आ गया तो थोड़ा बहुत डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिल सकती है। और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या, अगर करंट इस तरफ से दौड़ा दिए तुम लोगों ने तो ये जो कंडक्टिंग रॉड है बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगी और उस पर कितना फोर्स लगेगा, IBL sin थीटा। यही फोर्स की बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे कही है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने आप लोग को थोड़ा इजीएस्ट वे में समझा दिया। यहाँ पे आप लोग को वही चीज आप लोग को गिवन है, एल यहाँ पे स्पेसिफिकली लेंथ ऑफ द रॉड है, या जो कंडक्टर है जो अभी हम लोगों ने अज्यूम करे थे, आई यहाँ पे करंट है जो स्पेसिफिकली उस रॉड पे या स्पेसिफिकली कंडक्टर पे मूव कर रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड जहां पे वो प्लेस था। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को देखने को मिल रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों। यही चीज एनसीईआरटी ने भी बताया इन दिस इक्वेशन, बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉट द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग रॉड। वो करंट कैरिंग रॉड की अब आप तो जानते हो ना कि करंट कैरिंग रॉड भी अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, बट ये वो मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं हुई, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जहां पे पूरा सेटअप देखने को मिल रहा था आपको। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। अगला हमारा टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किस तरीके का मोशन आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ना एनसीईआरटी ने काफी ज्यादा लंबा चौड़ा आप लोग को चीजें समझाया है, मैं आप लोग को थोड़ा ईजी रखने की कोशिश करता हूँ सो दैट आप लोग अच्छे से क्लियरली समझ सको। तो एनसीईआरटी ने आप लोग को एक स्पेसिफिकली डायग्राम दिया है। एनसीईआरटी का ये कहना है कि अगर कोई एक चार्ज जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और गलती से वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके साथ क्या होगा। तो जैसे आप लोग को देखने को मिल रहा है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे ही v वेलोसिटी के साथ चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा तो जैसे ही चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो चार्ज जाना तो सीधा चाहता है, बट ये चार्ज पे आप लोग को मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किस तरफ लगेगा भैया, तो राइट हैंड पाम रूल की मदद से निकाल सकते हैं। चार्ज का डायरेक्शन इस तरफ मतलब करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स आप लोग को ऊपर लगते हुए देखने को मिल रहा है। बट आप लोग समझदार हो ना, फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चार्ज ऐसा आएगा और खटाक से इस तरफ चल जाएगा। दो तरफ आप लोग को यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही है, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन कर्व फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अरे भाई कोई एक बाइक चला रहा है सीधा तेजी से और आपने उसको लात मार दी है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो चलाते चलाते लात मारने की वजह से फटाक से उधर गिर जाएगा, नहीं, वो बाइक वाला ऐसा गिरेगा कर्व पाथ में। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है कि जैसे आप लोगों ने एक चार्ज को v वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराओगे तो चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स होगा, लेकिन चार्ज सीधा जाना चाहता है तो चार्ज पहुंच जाएगा यहाँ पे। जैसे ही चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा तो चार्ज सीधे जाना चाहेगा, बट वापस से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट डायरेक्शन की वजह से चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा। चार्ज जाना सीधा चाहता है लेकिन फिर से ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, फिर चार्ज कर्व पाथ फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। चार्ज जाना चाहता है सीधा लेकिन फोर्स लगेगा अंदर और फिर वापस से चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग को ये चीज समझ में आई कि एक मूविंग चार्ज जब किसी भी स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो चार्ज जो है स्पेसिफिकली सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करने लग जाता है। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी ने आप लोग को समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे वही चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। वी शैल कंसिडर द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंसिडर द केस v इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, तभी तो चार्ज मूव कर पा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द परपेंडिकुलर फोर्स q v क्रॉस b दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स act as the centripetal force and produce the circular motion perpendicular to the magnetic field. The particle will describe a circle if V and B are perpendicular to each other. यही चीज आप लोग को यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे बात हुई, चलो ठीक है, परपेंडिकुलर वाले केस में तो क्लियर है कि चार्ज जो है सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। अगर कोई एक स्पेसिफिक रैंडम कंपोनेंट के वे में ले लिया जाए तो क्या होगा। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो ये है आप लोग की स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग क्या करने वाले हो, यहाँ पे एक चार्ज को लेने वाले हो जो कि एक स्पेसिफिक v वेलोसिटी के साथ मूव करने वाला है कि स्पेसिफिक एंगल में। तो ये कंपोनेंट वाला केस हो गया, तो ये थीटा एंगल के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग को हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी देखने को मिलने वाली है वो v cos थीटा देखने को मिलने वाली है।
और जो वर्टिकल में देखने को मिलने वाली है वो v sin थीटा देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो v cos थीटा की वजह से जो चार्ज है वो सीधा जाने की कोशिश करेगा और v sin थीटा की वजह से अपनी जगह में गोल गोल घूमने की कोशिश करेगा। तो आप लोग को जो कंपोनेंट में वैल्यू देखने को मिलने वाली है उसकी वजह से जो आप लोग को यहाँ पे कर्व देखने को मिलेगा चार्ज का, वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा कुछ इस तरीके से हेलिकल पाथ में फॉर्म होते हुए। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि कंपोनेंट के फॉर्म में अगर हम लोग जब भी इन वैल्यूज को ले तो चार्ज जो है हेलिकल पाथ फॉलो करते हुए बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो लिखा हुआ है if the velocity has the component along b, his component remain unchanged as the motion along the magnetic field will not affect by the magnetic field. The motion in a plane perpendicular to the magnetic field is as before the circular one, thereby producing the helical motion. मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व करे थे कि एक मूविंग चार्ज जब v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करते चार्ज अपनी जगह में गोल 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 घूमने लग गया था, मतलब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं रेडियस तो फॉर्म हो रही होगी। तो उस रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? तो एनसीईआरटी ने आपको बताया वो रेडियस होता है mv/qb, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही होगी वो होती है आप लोग की इतनी, और साथ ही साथ कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए वो आप लोग को गिवन है यहाँ पे एनसीईआरटी में। और साथ ही साथ पिच के बारे में भी यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया है, इट इज द डिस्टेंस मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अ वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच, और इसकी वैल्यू आप लोग को गिवन है। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो अगर आप लोग पिच की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू हुई दैट इज पिच। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, जो चार्ज है अगर कंपोनेंट बनाते हुए चल रहा है तो इस तरीके से हेलिकल पाथ में मूव करेगा। तो आई होप तुम लोग को यहां तक ये चीजें क्लियर हुई। अगला टॉपिक है आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट बाय सावर्ट लॉ। तो बेसिक सी बात है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते, तो उसके लिए दो लॉ के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया। पहला बाय सावर्ट लॉ है, दूसरा है एम्पियर्स लॉ। तो दोनों को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोग का लॉ है जिसका नाम है बाय सावर्ट लॉ। बाय सावर्ट लॉ के बारे में आप लोग को ये चीज समझना होगा, जो एनसीईआरटी ने आप लोग को कहा बाय सावर्ट लॉ के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो ये कभी भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाती है। तो बाय सावर्ट लॉ काम क्या करता है? तो बेसिकली मान लो एक लंबा सा वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है, मैंने कहा कि इस पी पॉइंट पे बताओ जरा मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है बाय सावर्ट लॉ के थ्रू, तो ये पता नहीं पाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो बाय सावर्ट लॉ काम किस लिए आता है? बाय सावर्ट लॉ एक्चुअल में इस एलिमेंटल पोर्शन को यूज करके पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है। इसका मतलब ये कि बाय सावर्ट लॉ के थ्रू एलिमेंटल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड पता की जा सकती है, एज कंपेयर टू टोटल स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता की जा सकती है, एलिमेंटल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि इसमें डीबी के फॉर्म में आप लोग को यहाँ पे डिनोशन देखने को मिलता है, क्योंकि एलिमेंटल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली बाय सावर्ट लॉ कहता क्या है? तो बाय सावर्ट लॉ ये कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस एलिमेंटल पोर्शन के जो आप अज्यूम कर रहे हो, साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डिस्टेंस के वायर से लेकर जिस पॉइंट तक के आप लोग वैल्यू निकालना चाहते हो, साथ ही साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये चीज आप लोग को याद होनी चाहिए। आर मैं कह रहा था तो वो क्या था, मान लो एक एलिमेंटल पोर्शन ले लिया ये डीएल, और इसमें करंट का डायरेक्शन ये रहा, मैंने बात किया कि इस पी पॉइंट पे आप लोग वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैंने बात करा इस एलिमेंटल पोर्शन से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और इनके बीच में अगर कोई एंगल बन रहा होगा तो दैट इज द थीटा, और प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो होता है μ0/4π। तो वेक्टर फॉर्म में आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो स्केलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से देखने को मिलती है बाय सावर्ट लॉ की। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बताई गई है। जो बाय सावर्ट लॉ है एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड के सिनेरियो को समझाता है, वैसे ही आप लोग को कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में समझाता था, और इन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आप लोग को देखने को मिलेगी, और कुछ यहाँ पे आप लोग को डिससिमिलरिटीज है। तो जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों स्पेसिफिक जो लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर के स्क्वायर के, साथ ही साथ दोनों के दोनों सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तो ये स्केलर सोर्स से फॉर्म होती है जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं, और यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअल में ये वेक्टर सोर्स से फॉर्म होता है जो है आईडीएल। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी स्केलर फॉर्म्स के वजह से ही फॉर्म हो रही है, करंट की वजह से। बढ़िया एनसीईआरटी ने आपको बताया कि वेक्टर फॉर्म में होती है बिकॉज यहाँ पे डीएल भी साथ में इंक्लूड कर दिया गया है, तो आईडीएल के फॉर्म में। तो जो एनसीईआरटी कह रही है उसको समझना है। आगे यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ो तो लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड द एलिमेंटल करंट आईडीएल। के बाद अगर ऑब्जर्व करो तो बाय सावर्ट लॉ जो है वो एंगल डिपेंडेंट है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू आई। क्या आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ऐसा देखने को मिलता है? नहीं। यहाँ पे एंगल डिपेंडेंट है तो ऑब्वियस ही बात होगी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम भी हो सकती है
और मिनिमम भी हो सकती है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा। तो अगर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी 0 हो जाएगी, साइन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आप लोग को देखने को मिलेगा परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बीच में। अगर इन दोनों को अगर आप लोग इंटू कर दो तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1/c² और c की वैल्यू आएगी √μ0 एप्सिलॉन नॉट, जिसके थ्रू तुम लोग लाइट की स्पीड निकाल सकते हो। और इसके बारे में आप लोग ईएम वेव में अच्छे से पढ़ोगे तो परेशान मत हो। ये चीज इसके बाद आप लोगों को बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन दिखाई गई है कि बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू तुम लोग किसी भी सर्कुलर रिंग है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक सर्कुलर रिंग देखने को मिल रहा है, इस सर्कुलर रिंग के पी पॉइंट दूर पर, एक सर्कुलर रिंग मेरे हाथ में, इसके पी पॉइंट दूर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो पता करना है तो आप लोग बायो-सावर्ट लॉ की मदद ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे दो छोटे छोटे एलिमेंटल पोर्शन की मदद लेकर आप लोग यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो पता कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली पूरा डेरिवेशन है तो इसमें आप लोग को परेशान नहीं होना है। तो इस तरीके का आप लोग को एक पूरा का पूरा डेरिवेशन देखने को मिलेगा जिसमें आखिरी में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो कुछ इतनी होती है जो एनसीईआरटी में आप लोग को यहाँ पे दी हुई है। तो आप लोग को ना डेरिवेशन में नहीं समझा रहा हूँ, बेफिजूल वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। जो 12th वाले दोस्तों उनको वन शॉट देखकर यार डेरिवेशन की प्रिपरेशन करना है। एनसीईआरटी का डेरिवेशन करोगे तो ऊपर से चल जाएगी, देख लो, यकीन ना हो रहा तो यहाँ पे खत्म हो गया। इतना अगर लिखोगे ना एग्जाम पे पूरे नंबर काट देगा, एक्चुअल डेरिवेशन इतना बड़ा है। तो इसलिए यार डेरिवेशन पे भरोसा ना करें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज इसलिए पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सके। डेरिवेशन के लिए सब चीज के लिए मैंने वन शॉट डाल चुका हूं तो परेशान नहीं हो। तो यहां तक मेरे ख्याल से तुम लोग को चीजें क्लियर है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखा है कि और स्पेशल केस है कि अगर आप लोग को सर्कुलर रिंग के बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो क्या होगा। देखो पहले क्या करे थे, उस सर्कुलर रिंग के दूर पे पी पॉइंट दूर पर एक्सियल पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी ये पता करे थे। अब इस स्पेसिफिक पी डैश पे कितनी है तो उसको पता करना है। तो कैसे करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है एक्स, इसको 0 लेना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू को 0 ले लोगे तो जो करंट की वैल्यू आप लोग की इतनी आ जाएगी। तो इसका भी आप लोग को एक स्पेशल यहाँ पे स्पेसिफिक डेरिवेशन है तो आप लोग इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। एनसीईआरटी के डेरिवेशन फॉलो करोगे तो ऊपर से चल जाओगे भाई। नीट जेई वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th वालों के लिए दिक्कत है, तो इसलिए अच्छे से पढ़े। तो यहाँ पे अगले वाले पॉइंट में आप लोग को ये बताया जा रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप है, उसके अराउंड पे किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है वो कुछ इस तरीके से। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब देखो करंट इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब करंट इस तरफ है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। देखो करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब कुछ इस तरीके से बाहर निकलते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाली है। अब बाहर निकल रही है मतलब पीछे से अंदर आ रही होगी, यही होगा। तो जिस तरह से बाहर निकल रही है उस तरफ हमेशा नॉर्थ पोल माना जाता है, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है उस तरफ साउथ पोल माना जाता है। तो एक करंट कैरिंग लूप में कुछ इस तरीके से आप लोग को समझना है। अगर करंट इसके अपोजिट इन डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है करंट इस तरीके से मूव करने लग गया। तो करंट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो उस टाइम में इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ हो जाएगा, तो कंफ्यूज ना होना। तो वही चीज यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी आप लोग को समझाएगी। थंब रूल का यूज करके आप लोग करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है पता कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में सीबीएसई में आए हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। अब अगला आप लोग का टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके थ्रू भी तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। बायो-सावर्ट लॉ और इसमें क्या डिफरेंस है? तो एनसीईआरटी ने आप लोग को ये बताई है कि जो एम्पियर्स लॉ है इसके थ्रू तुम लोग डायरेक्टली टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो किसी भी वायर में या किसी भी जिस भी चीज में तुम लोग निकालना चाहते हो उसके लिए। जैसे वहां पे बायो-सावर्ट लॉ में क्या होता था, एक लंबा सा वायर मैंने लेकर आ गया और मैंने कहा कि बताइए जरा पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो बायो-सावर्ट लॉ हाथ खड़ा कर देता था, वो बोलता था अरे यार हम तो डीएल लेंथ के लिए मतलब एलिमेंटल पोर्शन के लिए निकाल पाएंगे। एम्पियर्स लॉ ने बोला भाई 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 मैं टोटल के लिए निकाल दूंगा, तो आप वायर लेकर आओ और किस पॉइंट पे निकालना है बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल के फॉर्म में आप लोग को वैल्यू देखने को मिलती है। तो एम्पियर्स लॉ की मदद से टोटल मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग किसी भी स्पेसिफिक चीज की निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला होता है आप लोग का क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ऑब्वियस सी बात है cos थीटा आएगा बाद में, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये आई इनसाइड क्या है? स्पेसिफिकली जो एम्पियर्स का लॉ है ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आप लोग एम्पियर्स का लूप अज्यूम करते हो। इसको आप लोग ना अज्यूम कर सकते हो गॉस लॉ की तरह। एनसीईआरटी ने भी आप लोग को यही कहा है कि जैसे गॉस लॉ में आप लोग जब भी वैल्यू निकालते थे फ्लक्स की, वो गॉसियन सरफेस के विद इन में जो चार्जेस प्रेजेंट रहते थे उनके थ्रू निकाला करते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लोग को गॉसियन सरफेस की तरह एक एम्पियर्स लूप बनाना पड़ता है। बट गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस था वो 3D था, एम्पियर लूप 2D है। तो एम्पियर्स लॉ होता क्या है? एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट दिस इंटीग्रल is equal to mu naught times the total current passing through the surface, where I is the total current through the surface. I hope clear है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने आप लोग को ये बताया कि जो ये आप लोग का एम्पियर्स लॉ है ये स्पेसिफिकली इन 3 कंडीशन पे एप्लीकेबल होता है। कब कब? जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो लूप के, जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो लूप के, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेनिश हो।
तभी आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अब ये डीएल है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दे तो एनसीईआरटी ने बताया कि टोटल लेंथ बन जाएगा, तो बी कैपिटल एल म्यू नॉट आई बन गया यहाँ पे। इसके अलावा ना एम्पियर्स लॉ में भी आप लोग को एक एप्लीकेशन देखने को मिलती है, इनफाइनाइटेसिमली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को देखने को मिलती है, उसी के बारे में एनसीईआरटी ने आपको समझाया है। और वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। बहुत ही ज्यादा छोटे में समझा दिया, एक्चुअल में इसका पूरा एक डेरिवेशन है जो कुछ इस तरीके से आप लोग के लिए सॉल्व होता है। इसके बाद आप लोग को एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दी हुई है। इनफाइनाइट वायर के ऊपर पूरा का पूरा जो फिनोमिना अभी मैंने आप लोग को बताया ना, ये स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन है एम्पियर्स की, जिसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई थी। तो पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि किसी भी पॉइंट में आप लोग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले रहे हो वो आप लोग को एक जैसी देखने को मिलने वाली है। तो देख लो, लिखा हुआ है इट इंप्लाइज दैट द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर is same in the magnitude. In other words, the magnetic field possesses what is called cylindrical symmetry. अरे मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वायर इस तरीके से करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरीके से बनेगी ना, तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री देखने को मिल रही है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। इसका मतलब क्या कि अगर मैं बोलूं कि इस तरह बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो इधर, इस तरह बताओ तो किधर इधर, इस तरह बताओ तो किधर तो इधर, इस तरह बताओ तो किधर तो इधर, तो मतलब टेंजेंशियली आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट दैट इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट, द फील्ड ड्यू टू इट एट नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट। इसके बाद अगला लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह निकालना है, पता करना है क्या है, तो भैया करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो, खत्म कहानी, वही चीज लिखा हुआ है। अगली चीज आप लोग को ये लिखी हुई है एम्पियर सर्किटल लॉ, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअल में बायो-सैवर्ट लॉ जैसे ही आप लोग को कंटेंट देखने को मिलने वाला है। बट याद रखना बायो-सैवर्ट लॉ में एलिमेंटल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है, यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है, और दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड का आप लोग को फिजिकल कंसिक्वेंसेस देखने को मिलता है वो सेम ही होता है। परेशान नहीं होना कि डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके आगे एनसीईआरटी ने आप लोग को ये समझाइए गॉस लॉ और कुलॉम्स लॉ जैसे आप लोग को चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलते थे, काफी ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट थे, वैसे आप लोग के लिए एम्पियर्स लॉ और बायो-सैवर्ट लॉ है। तो बोथ एम्पियर्स लॉ एंड द गॉस लॉ रिलेट द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द पेरिफेरी और द बाउंड्री टू अनदर फिजिकल quantity, namely the sources in the interior. We note that ampere circuital law hold for steady current which do not fluctuate with the time. The following example with the help to understand what do mean समझ में आया कि नहीं? तो जैसे गॉस लॉ में आप लोग को याद है विद इन द क्लोज सरफेस बात होती थी, यहाँ पे विद इन द क्लोज लूप की बात होती है कि क्लोज लूप के अंदर कितना करंट देखने को मिल रहा है इस तरीके से। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सोलेनॉइड। आप लोग को लेना है एक नॉन कंडक्टिंग बेस, उसके ऊपर आपको वायर को वाउंड कर देना है कुछ इस तरीके से। जब वायर को वाउंड कर दोगे और वायर को बहुत ज्यादा करीब में वाउंड करना, तो जैसे कि होगा क्या, इस वायर जो इस तरीके से वाउंडेड है, जैसे आप करंट दौड़ाओगे तो इस तरीके की एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस हो जाएगी सोलेनॉइड के अंदर। तो सोलेनॉइड बेसिकली ना एक आर्टिफिशियल फॉर्म का मैग्नेट होता है, इसलिए ना सोलेनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स वेयर द नेबरिंग टर्न्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड टू ईच अदर, सो ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज द सर्कुलर लूप। The net magnetic field is the vector sum of the field due to all the turns. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आप लोग को ये पता करना रहता है कि सोलेनॉइड के अराउंड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को देखने को मिल रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, तो इन सबको आप लोग को अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे आप लोग को ये सोलेनॉइड है, इसके इंटीरियर पोर्शन आप लोग को दिखाया जा रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये था आप लोग का सोलेनॉइड, तो इसके इंटीरियर पोर्शन को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और आपसे ना यहाँ पे बेसिकली एक एम्पियर्स लूप अज्यूम कर लिया गया है पता करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है। तो आप लोग एलिमेंटल पोर्शन एक ये लोगे, एक ये लोगे, एक ये लोगे, एक ये लोगे, इसके थ्रू सॉल्व करोगे और पता करोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोलेनॉइड में कितनी आती है। तो इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है जो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो सिर्फ ये वाले पोर्शन की देखने को मिलती है जो सेंटर में, बाकी ये वाली परपेंडिकुलर हो जाती है तो जीरो हो जाती है, ये वाली भी परपेंडिकुलर होने की वजह से जीरो हो जाती है, और ये वाली तो आउटसाइड में है सोलेनॉइड के, तो इसको यहाँ पे काउंट ही नहीं किया जाता। आप बोलोगे भैया इसको हम लोग जीरो क्यों ले लेते हैं, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल है दोस्तों, तो डॉट है मतलब बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। इस तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन है। या आप लोग को एम्पियर्स लॉ लेना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू आप लोग को इतनी देखने को मिलेगी, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है। एनसीईआरटी ने आप लोग को बताइए म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। इसके बाद आगे में आप लोग को यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया कि सोलेनॉइड को अगर आप लोग और ज्यादा लंबा बना दो तो वो सिलेंड्रिकल मेटल शीट की तरह आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी मैंने आप लोग को समझाया जो फील्ड बाहर की तरफ होती है सोलेनॉइड में वो जीरो हो जाती है। वी शैल अज्यूम दैट द फील्ड आउटसाइड इज जीरो, द फील्ड इनसाइड बिकम एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस। वहां पे आप लोग को देखने को मिल रही थी। और अगर कोई पूछता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो राइट हैंड रूल यूज कर लेना।
तो सोलेनॉइड क्लियर हुआ क्या चीज है? सोलेनॉइड बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो बेसिक फॉर्म में एक वो मैग्नेट ही होता है, बस आर्टिफिशियल फॉर्म का मैग्नेट है दोस्तों। तो अगला टॉपिक है आप लोग का द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर और 1 एम्पियर क्या होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में आप लोग को ये समझाया गया है कि कुछ देर पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिज्म किस तरीके से देखने को मिलती है। आईबीएल साइन थीटा याद आया। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही पढ़े थे कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिए थे तो उसमें आप लोग को एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिला। उसी लॉजिक को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे एक नया पूरा कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि अगर दो करंट कैरिंग वायर है कुछ इस तरीके से जिसमें कि दोनों तरफ में सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है, तो उस केस में होगा क्या? पहला वाला वायर इस तरफ में इस तरीके से मैग्नेटिज्म बनाएगा, दूसरा वाला वायर भी इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो दोनों वायर एक दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो उस वजह से मैग्नेटिक फोर्सेस लगेंगे। मैग्नेटिक फोर्सेस लगने की वजह से दोनों वायर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सिंपल में भी ये याद रखो कि जब दो पैरेलल वायर है और दोनों तरफ में आप लोग को सेम डायरेक्शन में करंट देखने को मिल रहा है तो उस टाइम में जो वायर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि दो वायर है जिसमें कि करंट का डायरेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है तो उस टाइम पे जो वायर है एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फोर्स दोनों में एक दूसरे से दूर दूर लगता है। तो ये चीज याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो वायर पे सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। दो वायर में डिफरेंट डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है तो एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे, रिपेल होंगे। दोस्तों गलती मत करना। यही चीज आप लोग एनसीईआरटी ने यहाँ पे आप लोग को समझाने की कोशिश करी है कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को यहाँ पे लेकर हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू समझे हैं। तो मैंने भी आप लोग को थोड़ी देर पहले ही समझाया कि दो वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन करंट दौड़ रहा है, दोनों कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस एक दूसरे से दूर है। तो पहला वाला वायर दूसरे वाले वायर पे फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला वायर पहले वाले वायर पे फोर्स लगाएगा। तो हम लोग को ना दोनों फोर्स निकालना पड़ेगा कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों कितना है, और ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों फोर्स है क्या इक्वल निकल के आते हैं। तो हाँ जी, एक्चुअल में ये इक्वल निकल के आते हैं। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा डेरिवेशन है, कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व होता है और जो मैग्नेटिक फोर्स निकल के आता है वो आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में, और दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d के फॉर्म में देखने को मिलती है जो कि सेम होती है। वही चीज एनसीईआरटी ने भी आप लोग को समझाया, दोनों फोर्स सेम फॉर्म में होते हैं, बस अपोजिट इन डायरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं और जो फोर्स की वैल्यू है कुछ इतनी आप लोग को देखने को मिल रही है। और आप बोलोगे कि भैया आप ये फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखे थे, यहाँ पे तो FBA लिख दिया गया है, FB, तो ये F स्मॉल f जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ को। तो बाकी ना डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस मत किया करो, परेशान नहीं होना यार, इसके लिए एक अच्छी डिटेल स्टडी करना जरूरी है, इसलिए वन शॉट देख लिया करो क्लास 12 के लिए। बाकी लोग जितने यहाँ पे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन सीरीज के थ्रू समझना चाहते हैं तो जो जो तुम्हारे लिए काम की चीजें मैं उसको कवर अप करते हुए चल रहा हूँ। अदरवाइज तुम लोग ये डेरिवेशन फॉलो करोगे तो तुम जानते हो कि तुमको बोर्ड्स में कभी नंबर नहीं मिलने वाले। इसके बाद एनसीईआरटी ने आप लोग को 1 एम्पियर के बारे में डिफाइन करने की कोशिश करी है, तो मैं आप लोग को सिंपल वे में समझा देता हूँ। दो पैरेलल वायर है जिसमें अगर मान लो सेम करंट दौड़ रहा है 1 एम्पियर का, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी अगर 1 मीटर है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जो निकल के आती है वो इतनी निकल के आती है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर आपको बनाना है तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो कि दो पैरेलल वायर है जिसमें कि आप लोग 1 एम्पियर का करंट दौड़ा रहे हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर की है, तब जो वहां पे फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी कुछ इतनी, जो वायर को या तो रिपेल कर सकते हैं या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज एनसीईआरटी ने भी आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। देखो वही चीज लिखी हुई है, इतना ही न्यूटन पर मीटर लेंथ का स्पेसिफिकली वैल्यू निकल के आ रही थी ना आप लोग की। तो ऑब्वियसली बात है अभी यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनाए, तो ये जो डेफिनेशन है एम्पियर की जो अभी हम लोगों ने बनाए ये 1946 की डेफिनेशन है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझे तो बहुत सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। Like one must eliminate the effect of magnetic field and substitute very long wire by multi-turn coil of the approximate geometry that is called as current balance which is used to measure the mechanical force। तो अगली लाइन में आप लोगों को ना 1 कूलम के बारे में समझाया गया है कि 1 कूलम मतलब कि 1 एम्पियर का करंट किसी स्पेसिफिक कंडक्टर में फ्लो होते हुए देखने को मिल रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो उसे हम लोग 1 कूलम कहेंगे इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। अगला आप लोग का स्पेसिफिक टॉपिक है, ये आप लोग को ये बता रहा है कि करंट कैरिंग लूप आप लोग को ले लेना है। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप आप लोगों ने ले लिए और ये पता करना है कि उस करंट कैरिंग लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरीके से आप लोग को वैल्यूज देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप को रख देते हो तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो कितना टॉर्क होता है, क्या होता है, उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली एनसीईआरटी को आगे देखते हैं। तो जैसे आप लोग देखो तो यहाँ पे देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये पक्का पूरा डेरिवेशन है। तो बेसिकली इस तरीके से पूरा का पूरा एक डेरिवेशन है जिसके थ्रू तुम लोग ये पता कर पाते हो कि जैसी मैग्नेटिक फील्ड में तुम लोग किसी करंट कैरिंग लूप को रख देते हो
तो इस करंट कैरिंग लूप में आप लोग को टॉर्क एक्सपीरियंस होते हुए देखने को मिलेगा। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने वन शॉट में कवर अप करवाया हूं, आप जरूर देखिएगा। और जो एट द एंड में आप लोग को जो टॉर्क की वैल्यू निकल के आती है वो आती है कुछ इतनी IBA sin थीटा, और वही चीज एनसीईआरटी ने भी आप लोग को यहाँ पे मेंशन करी है। इसके अलावा अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो NIAB sin थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ना एक टॉपिक होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है M which is equal to IA, और n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तो NIA हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखो टाउ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, NIAB sin थीटा है, और मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है तो NIA को रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, MB sin थीटा हो जाएगा। और इसको भी लिख सकते हो आप लोग M क्रॉस B के फॉर्म में टॉर्क की वैल्यू। मैं कह सकता हूँ थीटा पे डिपेंड करता है टॉर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, बिल्कुल। तो यही चीज आप लोग को ना यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप लोग का डेरिवेशन सॉल्व होता है इसका। ये जो स्पेसिफिक टॉर्क की वैल्यू है या फिर ये स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी एक रेक्टेंगुलर लूप को रख दूं जिसमें करंट दौड़ रहा है तो उस लूप के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, वो अपनी एक्सिस में रोटेट करने लग जाता है। अगर मैं करंट हटा दूं तो क्या होगा, कई लोग के दिमाग में भी ये आया होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में उस लूप को लेकर आए थे जब वो करंट दौड़ रहा था तो हमको समझ में आया कि वो घूमने लग गया। अगर करंट बंद कर दे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है करंट बंद कर देंगे तो किसी भी टाइप का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, वो कॉइल मूव ही नहीं करेगी। जैसे ही करंट दौड़ाओगे वापस से मूव करने लग जाएगी। तो इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ये पूरा टॉपिक है गाइस। तो आपसे पूछता है कि गैल्वेनोमीटर में कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो इतना प्रोड्यूस होता है टॉर्क। तो जो मैंने अभी आप लोग को समझाया था MB sin थीटा या M क्रॉस B, वही चीजें आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ज्यादा ना परेशान मत होना कि यार कुछ हम लोग गलत चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइस। हम लोग भी सब चीजें वही पढ़ रहे हैं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का करंट कैरिंग लूप एज द मैग्नेटिक डाइपोल। स्पेसिफिकली चैप्टर क्या क्या रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, टू चार्जेस जिनको आप लोग सेपरेट कर दो 2L डिस्टेंस से, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है। एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, दोनों के बीच के डिस्टेंस 2L हो गया। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल कुछ नहीं है, मैग्नेट ही होता है। तो ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि करंट कैरिंग लूप क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। करंट कैरिंग लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को देखने को मिलती है वो एकदम सेम टू सेम होती है एक मैग्नेट की जैसे ही। तो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो जैसे मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज होगी सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पे करंट कैरिंग लूप के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आप लोग का चैप्टर 5 का टॉपिक है, तो आप लोग वहां पे फिर से ये पढ़ोगे तो ज्यादा परेशान मत हो। अगला आपका टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आखिर क्या चीज है, तो आइए जानते हैं क्या चीज है। तो एनसीईआरटी का ये कहना है कि एक ऐसे टाइप का डिवाइस है जिसके थ्रू तुम लोग ना किसी भी स्पेसिफिक छोटे से छोटा पिद्दू से पिद्दू करंट अगर दौड़ रहा है तो उसको पता कर सकते हो लार्ज डिफ्लेक्शन के साथ। आप बोलोगे भैया हम लोग फिर एमीटर को यूज क्यों नहीं कर सकते, तो एमीटर ना छोटे से छोटे पिद्दू से पिद्दू करंट को पता नहीं कर पाता है, तो उसको पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़े उसी पे बेस्ड है। अभी जो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से इसको कवर अप करना। जैसे मैंने आप लोग को समझाया इसका जो प्रिंसिपल है अभी थोड़ी देर पहले जो टॉपिक पढ़े उसी पे बेस्ड है। इसका जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है इसमें अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बीचों बीच ना आप लोग को ये जो दिख रहा है ना ये ब्लू कलर से, एक्चुअल में ये आप लोग का रहता है तो जैसे ये विक्स दिख रहा है आप लोग को ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर ना एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे मैंने एक वायर को यहाँ पे इस तरीके से n नंबर ऑफ टर्न्स के साथ वाउंड कर दिया हूं, ये आप लोग की है वो रेक्टेंगुलर कॉइल और ये फिक्स्ड है किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे। और इसके ऊपर ही आप लोग को एक स्प्रिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और इसी से मतलब स्पेसिफिक निडल्स रेक्टेंगुलर कॉइल से एक निडल यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर ये कॉइल मूव करेगा तो निडल भी मूव करेगी इधर उधर। साथ में गैल्वेनोमीटर में एक तरफ में नॉर्थ और एक तरफ में साउथ पोल यहाँ पे यूज किया गया है और इसको यहाँ पे ना फिक्स कर दिया गया। तो ये अटैचमेंट है सो दैट एक बॉक्स के अंदर ये कवर अप रहे। अब इसमें हो क्या रहा है, बेसिक सी बात है, गैल्वेनोमीटर में आप लोग करोगे क्या, करंट को पता करोगे, तो आप लोग ना चेक करते रहोगे इधर उधर टच करते करते जॉकी से। तो जहां पे करंट दिखेगा तो होगा क्या, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर करंट दौड़ेगा और करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखी है तो वो डिफ्लेक्ट कर देती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा क्या, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा तो इसी से कनेक्टेड है निडल, तो निडल में भी आप लोग को डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और स्केल में आप लोग को रीडिंग देखने को मिल जाएगी गैल्वेनोमीटर में। तो ये तो इसका फ्रंट व्यू था, इसी का टॉप व्यू आप लोग देख सकते हो। एक्चुअल में जो मैग्नेट है इस तरीके से नहीं होते, इस तरीके से होते, हल्के से आप लोग को कर्व इस तरीके से आप लोग को कर्व फॉर्म में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए कि रेडियली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना सके। और यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर आप लोग को सिलेंड्रिकल शेप का देखने को मिल रहा है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया जा रहा है, एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म
की प्रॉपर्टी होती है, चैप्टर नंबर 5 में तुम लोग पढ़ोगे, जो अपने तरफ ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड का लॉस ना हो सके। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई देख लो, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। यही चीज जो मैंने अभी आप लोग को समझाया ना, वही चीज है। तो ऑब्वियसली बात है, वर्किंग क्या है, जैसे ही करंट दौड़ेगा तो करंट कैरिंग कॉइल के अंदर आप लोग को डिफ्लेक्शन देखने को मिलने वाला है। करंट कैरिंग कॉइल पे डिफ्लेक्शन होगा तो निडल में डिफ्लेक्शन होगा। तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं कि करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतना हो रहा है जो अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े, और मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब 90 डिग्री है, और वैल्यू आएगी NIAB। अब एक चीज समझने की कोशिश करना गैल्वेनोमीटर में, अब एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करना, गैल्वेनोमीटर की फोटो आप लोग साइड में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोग को जीरो की वैल्यू ना सीधे ऊपर देखने को मिल रही है। तो अगर डिफ्लेक्शन इधर होता है और करंट हटाते तो निडल तो वही रह जाएगी, वापस से जीरो में कैसे आए? तो ये आती है ट्विस्टिंग टॉर्क की वजह से। जितना आप लोग को निडल डिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा ट्विस्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कौन? स्प्रिंग। अब ये ट्विस्टिंग टॉर्क क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। तो जितना ज्यादा आप लोग डिफ्लेक्शन देखोगे स्केल में उतना ज्यादा ट्विस्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अगर मान लो इस तरीके से इतना डिफ्लेक्शन हुआ, उतने ट्विस्टिंग टॉर्क के साथ वापस स्केल बाहर जीरो पे आ जाएगी। आई होप क्लियर है। तो ऐसे करके ना तुम लोग पूरा का पूरा स्पेसिफिकली यहाँ पे वैल्यू निकालते हो कि कितना आप लोग को यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखने को मिलती है, इतनी देखने को मिलती है। मैं अपने नोट से समझा दूं सो दैट इजी रहेगा। तो टॉर्क तो इतना प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आया? जैसे ही करंट दौड़ा तो गैल्वेनोमीटर में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इतना, उसका एंटी टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा सो दैट वापस से जीरो पे स्केल आ सके। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी कितनी? टाउ विच इज इक्वल टू C5। C क्या है यहाँ पे? टॉर्शनल कांस्टेंट है। तो ये वाले टाउ और ये वाले टाउ दोनों को आप लोग इक्वेट कर दोगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। यहां से करंट की वैल्यू तुम लोग ये निकाल सकते हो। यहाँ पे CNBA ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। इन तीनों को रिप्लेस करके आप लोग एक नए कांस्टेंट को यूज कर सकते हो जिसका नाम है G। G होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन जाएगा I विच इज इक्वल टू G5, और जी एक किस्म से कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात उसको प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। तो I प्रोपोर्शनल टू I बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? जितना करंट दौड़ाओगे उतना डिफ्लेक्शन दिखेगा। ये आप लोग का मेन कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में भी एट द एंड वही समझाया गया है। तो ये पूरा पूरा G है आप लोग का और ये आप लोग का I है। तो जितना आप लोग का डिफ्लेक्शन होगा उतना आप लोग का करंट दौड़ेगा, उतना डिफ्लेक्शन आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो यही चीज एनसीईआरटी ने भी आप लोग को समझाई है। अभी गैल्वेनोमीटर इसको डिफरेंट डिफरेंट यूज में हम लोग ला सकते हैं। हम लोग छोटे से छोटे करंट को पता कर सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज के बीचों बीच में अगर करंट दौड़ता है नहीं दौड़ता उसको पता करने के लिए, याद है चैप्टर नंबर 3 में पता करे थे, गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने लगाए थे व्हीट स्टोन ब्रिज के बीच में बैलेंस कंडीशन को पता करने के लिए। तो अगला यहाँ पे आप लोगों को गैल्वेनोमीटर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है कि जैसे एमीटर में आप लोग करंट को मेजर कर पाते हो वैसे गैल्वेनोमीटर में आप लोग नहीं कर पाते हो, बिल्कुल नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों? उसके 2-3 रीजन आप लोग को एनसीईआरटी ने बताई है। पहला रीजन ये कि जो गैल्वेनोमीटर है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस। दूसरा रीजन ये बताया गया कि अगर करंट मेजर करना रहता है तो गैल्वेनोमीटर को आप लोग को सीरीज में कनेक्ट करना रहता है, और सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उस टाइम पे लार्ज आप लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और ये चेंज कर सकता है करंट की वैल्यू सर्किट में। तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलली अगर लगा दे तो काम बन जाएगा। सो दैट जो मोस्ट ऑफ द करंट है वो शंट पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा और गैल्वेनोमीटर में कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे स्पेसिफिक आप लोग का फॉर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पे आप लोग को शंट यूज करना रहता है। ये आप लोग का गैल्वेनोमीटर रहा और ये आप लोगों ने एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा दी है, वो भी पैरेलली। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यार करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, तो इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इस तरीके से आप लोग को इसका फॉर्म होता है, याद रखना जरूरी है। अगर आप लोग को सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स आप लोग को इंक्रीज करना होगा, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। सेम टू सेम अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में आप लोग को कन्वर्ट करना है वोल्टेज पता करने के लिए, तो बेसिकली करना क्या होगा, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट कर दिए थे रेजिस्टर को, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट कर देना रेजिस्टर को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में। और इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आप लोग को देखने को मिलेगा फॉर्मूला याद रखिएगा, वही चीज लिखा हुआ है। द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर इज कैलिब्रेटेड टू रीड ऑफ द voltage value with ease. We define the voltage sensitivity as the deflection per unit voltage. ये स्पेसिफिक फॉर्म भी याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, एक ये और एक ये। इसके अलावा एनसीईआरटी ने आप लोगों को कुछ और बेसिक पॉइंट बताया है। An interesting point is to be noted that increasing the current sensitivity may not necessarily increasing the voltage sensitivity. ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट, the modification need for the conversion of the galvanometer to ammeter will be different from what we need to convert। मतलब वही चीज कि यार अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो दोनों के लिए अरेंजमेंट डिफरेंट रखना पड़ेगा। होप सो तुम लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, अपने दोस्त यारों को जरूर शेयर करें। याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के नीट के लिए, जेई के एग्जामिनेशन के लिए, 12th के लिए। तो आप कौन से एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।